सभी मेरे प्यारे बच्चे जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं इस वर्ष, और जो कक्षा 4 में भी पढ़ रहे हैं और जो कक्षा 5 में भी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कुछ बातों को लेकर मैं आज यूट्यूब पर आया हूं। तो सभी बच्चे बहुत ही गौर से आज की बातों को सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आप नवोदय की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो उसकी जो रणनीति है कि अब 5 महीने से लगभग लगातार ये तैयारी चल रही है, तो उसके विषय में मैं कुछ बातें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि जब आज 5 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख को अपना पेपर है, 15 दिन का समय बचा हुआ है। उसके लिए अब अपन अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे। बदलाव ये होगा कि जो अभी अपन हम लोग उतने अच्छे से, उतनी तेज़ गति से, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो अभी पढ़ाई नहीं चल रही थी बच्चों की, अब वो उसको थोड़ा और तेज़ गति देनी पड़ेगी, क्योंकि केवल 15-14 दिन का समय बचा है। तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी पढ़ाई में निरंतरता ज़रूरी है। निरंतरता का मतलब होता है कि हमारी जो पढ़ाई का रोटेशन है वो बंद ना हो पाए, वो चलता रहे। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप में सभी बच्चों को एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमें पढ़ाई करना ही करना है। कुछ केवल 13-14 दिन की बात है, तो ये सब पढ़ाई और खेल कूद का थोड़ा जो मेला चल रहा है गाँव में, इससे थोड़ा अपना ध्यान हटाते हुए केवल पढ़ाई पे अपना फोकस करो कि हमें पढ़ाई करना है और कैसे भी करके टेस्ट निकाल के हमें अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है। जैसे कि अभी तुम लोगों ने 5 महीने से लगभग शाम का समय तो तुम्हारा पढ़ने लिखने में ही चला जा रहा था। त्याग भी किया है सभी बच्चों ने कि खेल नहीं पाए हो, दिन भर पढ़ाई में गया। पहले सुबह से तैयार होकर स्कूल आए, फिर शाम को 4 बजे से हमने फिर से क्लासें लीं, तो तुम लोग पढ़ भी नहीं पाए हो। जो कि बाकी बच्चे बढ़िया खेल रहे थे, तुम खेल नहीं पाए हो पढ़ाई के चक्कर में, तो तुमने ये तो त्याग किया ही है कि खेल भी नहीं पाए। डांट भी लगी, समय भी वेस्ट हुआ अगर नहीं निकल पा रहे हो तो इसलिए ये 13-14 दिनों को उस पूरी तैयारी को इनमें समेकित करते हुए, इनको समाहित करते हुए अपनी तैयारी को एक नई धार देना है। और नई धार कैसे दे सकते हो? सबसे पहले तो एक अपना टाइम टेबल बनाओ कि रात के 11 बजे तक तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह 5 बजे फिर से उठना है, रात के 11 बजे तक पढ़ाई करो, सुबह 5 बजे फिर से जागो, फिर से पढ़ाई करो। नींद आए उठो, मुंह धो लो, भले ही कितनी भी सर्दी हो, क्योंकि केवल 13-14 दिन की बात है। उसके बाद खूब सोना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपने आप को चाहे जैसे भी हो, नींद को भगाओ, पढ़ाई करो। पढ़ाई करना ज़रूरी है। और इसमें जो बच्चों के घर वाले भी यदि ये बातें सुन रहे हों, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों का इन चीज़ों में सपोर्ट करें। बच्चों को समय से जगाएं। यदि उन्हें रात में नींद आ रही है तो उनका सपोर्ट करें, उनको उठा के मुंह धुलवाएं, थोड़ा उन्हें किसी बातों में लगाएं हंसी मजाक की, जिससे उनका थोड़ा माइंड फ्रेश हो और जो उन्हें नींद आ रही है उससे उनका ध्यान एक तरफ हो। अब बात करते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहली बात, अपने आप पे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रखना है। ये मत सोचना है कि बहुत कठिन पेपर आता है, क्योंकि मैंने लगभग इतनी तैयारी करा दी है कि अब तुम लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। हमने लगभग इतनी कोशिश करी है, आप लोगों ने भी कोशिश करी है, आपके घर वालों ने भी कोशिश करी है, तो अब उस कोशिश का फल मिलने का समय आया है। केवल 13-14 दिन की बात और है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की, घर वालों ने सपोर्ट किया, बच्चों को पर डे पढ़ने के लिए भेजा, उनको सभी साधन उपलब्ध कराए समय पे, जिनको किताबों की ज़रूरत थी। मोबाइल पे भी बस सभी घर वालों ने बच्चों को मोबाइल दिए कि जो वीडियो में डाल रहा था, जो प्रैक्टिस सेट लगवा रहा था, तो सभी घर वालों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को सपोर्ट किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने गांव के एरिया में कहाँ लोग इतना सब करते हैं बच्चों के लिए। उन्हें तो ये लगता है क्या करेंगे बच्चे मोबाइल का आज के समय में बहुत बड़ा उपयोग है। यदि करना चाहें तो किसी कोचिंग की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल आज के समय में एक इतनी बड़ी ज़रूरत बन के उभर रहा है, लेकिन केवल ज़रूरत है उसके बारे में समझने की, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। मुझे लगता है, मुझे प्रसन्नता भी इस चीज़ की होती है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जो मैंने बच्चों को पढ़ाने का, कोचिंग देने का जो मैंने काम शुरू किया था, तो सही बच्चों के घर वालों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैंने अपना कर्तव्य अपने पूरे 100% दिया है, जितना मैं कर सकता था। अब बच्चों के ऊपर है, अगर ये 1 साल पहले से हुआ होता तो इसका और अच्छा असर पड़ता, लेकिन अभी भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे निकलेंगे। बच्चे अच्छे चल रहे हैं, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है। तो अब मैं बच्चों से कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो तुम्हारी ये जो लूसेंट की किताब है, इसके तो सारे प्रैक्टिस सेट मैंने लगभग 4-4, 5-5 बार लगवा दिए हैं। इसके बाद जो मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, जो हम बेचते हैं उनको तो लगाएं ही लगाएं। इसके अलावा भी टाइम बचता है हमारा होमवर्क करने के बाद, तो अपनी तरीके से, अपने अलग से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। और उनके लिए देखो, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपने समय को, जो 2-2.5 घंटे का समय पेपर करने में मिलना है तुम्हें,
80 नंबर का पेपर 80 क्वेश्चन आना है, 120 मिनट का समय मिलेगा। 40 उसमें आकृतियां आना है जिसको अपन मानसिक योग्यता के खंड में रखा जाता है उनको। 20 गणित के प्रश्न आते हैं, 20 हिंदी के प्रश्न आते हैं जिनमें अनुच्छेद आते हैं, उनको पढ़ के उनके उत्तर छांटने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो 40 आकृतियां हैं तो इनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो आकृतियों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करो। हर प्रकार की आकृतियां लगाओ, उनको देख के घबराओ नहीं कि ये तो थोड़ा देखने में कठिन लग रही है, उसके साथ जूझो। यदि किसी चीज़ से देख के पहले ही भाग जाओगे तो तुम्हारी सफलता अपने आप असफलता में बदल जाती है। तो किसी भी चीज़ से डरना छोड़ो पहली बार, चाहे कितना बड़ा ही गलत का सवाल देखने में लगे। हिंदी का कोई भी अनुच्छेद कठिन से कठिन शब्द आ जाए या फिर कोई आकृति हो, उसमें अपने आप को अलग अलग प्रकार से अपने दिमाग को चलाओ, अलग अलग तर्कों के साथ उसको सोचने की कोशिश करो कि इसमें क्या कैसे हो सकता है। केवल तुम्हें अपने दिमाग को चलाना है, सारी चीज़ें बहुत सरल होती हैं, अगर थोड़ी सी भी कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें अपने आप सरल होती चली जाएंगी। तो अपने आप पर विश्वास रखो कि हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तुमने हमें देखा होगा, जैसे बताया कि सर हमें ये प्रश्न नहीं बना, तो हम कितने अच्छे तरीके से तुम्हें बताते हैं। हम तो नहीं कहते कि बहुत कठिन प्रश्न है, कैसे बनेगा, क्या होगा, कितने सरल तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं कि सबसे पहले प्रश्न में ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा, और वैसे ही जो प्रश्न बोल रहा है वैसे ही अपन करते चले जाते हैं। तो प्रश्न के शब्दों को समझो, पहले प्रश्न बोल क्या रहा है उसको शालीनता से पढ़ो, शांति से। फिर प्रश्न के एक एक शब्द का अर्थ समझो कि प्रश्न क्या कह रहा है। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की जाती है प्रश्न में, उसके बाद उसको अपना दिमाग लगा के समझो। नहीं समझ में आ रहा है अलग प्रकार से फिर से दिमाग लगाओ, उससे डरो नहीं। यदि 1 2 3 सवालों में तुम डर गए तो फिर तुम्हारा सारा पेपर बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उस समय ये लगने लगता है कि अब तो हमें पेपर बनेगा नहीं, अब तो हम फेल हो जाएंगे। तो इस मेंटलिटी से उभर के बाहर आके अपने आप पे विश्वास रखो, सारे प्रश्नों के साथ युद्ध लड़ो, लड़ाई करो उनके साथ, प्रश्नों के साथ। प्रश्नों को हराना है, ये अपने दिमाग में गांठ बांध के चलो। प्रश्न तुमसे हारेंगे, सवाल तुमसे हारेंगे। यदि तुम्हारे अंदर जज्बा है उनसे लड़ने का, उनसे जूझने का, तो कोई भी प्रश्न इतना बड़ा नहीं है जो जिसमें अपने के दिमाग में जो ना आ पाए। केवल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अब दूसरी बात ये आती है कि हाँ, तो पढ़ाई जो करना है रात के 11 बजे तक पढ़ो कम से कम, क्योंकि केवल 13-14 दिन पढ़ना। हम समझ रहे हैं कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, उससे भी बचाव करते हुए कम से कम रात के 11 बजे तक पढ़ाई करो। सुबह 5 बजे से फिर जागो, बीच में 1 2 घंटे खेलो भी माइंड फ्रेश करने के लिए, फिर से पढ़ाई करो। जो हम होमवर्क देते हैं वो भी पूरा करो। उसके अलावा भी जब समय मिले तो अपने मन से प्रश्नों को लगाओ, गणित के, हिंदी के, आकृति, कुछ भी, कुल मिला के कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, खाली नहीं रहना है। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। तो समय बर्बाद नहीं करना, अपने आप से स्वयं से अध्ययन करो, खुद से पढ़ाई करो जब हमारा दिया हुआ काम हो जाए। सबसे बड़ी बात है, यदि आकृतियों में तुम लोगों ने 40 आकृतियां सही कर ली और 20 हिंदी के प्रश्न सही कर लिए, तो फिर उसके बाद अगर 8 भी गणित के प्रश्न सही होते हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना है कि आकृतियों में और हिंदी में तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और गणित में भी नहीं होना चाहिए। गणित में जितना अच्छा करोगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे गणित में पीछे रह जाते हैं। तुम लोगों की बात नहीं है, कोई भी बच्चा हो, पूरे जिले का, पूरे प्रदेश का, क्योंकि 5वीं तक के बच्चों के हिसाब से जो प्रश्न आते हैं थोड़ा टफ होते हैं। कुछ पढ़ाने वाले के ऊपर होता है, कुछ बच्चों की जो शुरू से तैयारी होती है उनके ऊपर भी होता है, कुछ बच्चों के घर वाले भी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो वो उनको पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें चलती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके, और जो अब मैं जो पर डे 20 या 22-25 प्रश्न आप लोगों के जो यूट्यूब पे भेजूंगा, उस हिसाब से सभी लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। और मैं सारे प्रश्नों का हल भी यही मोबाइल के थ्रू बताऊंगा सब लोगों को, ठीक है। आज जो मैंने प्रश्न भेजे हैं मैं उनके बारे में थोड़ा मोटे मोटा चर्चा करूंगा, कि जिसमें ये ना लगे तुम लोगों को कि कैसे प्रश्न दे दिए हैं। जैसे हमने पहला प्रश्न ये दिया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है। पहले से थोड़ा हिंट इसलिए दे रहा हूँ, 2-3 दिन जब प्रश्न दूंगा तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया करूंगा कि तुम लोगों को लगाने में आसानी हो और प्रश्नों को समझने में भी थोड़ा तुम्हें सहूलियत मिले। तो इसमें लिखा है कि घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर। जब 2 घनों को आपस में मिलाओगे, दोनों की भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर, जब 2 घन आसपास रख जाएंगे तो उनकी लंबाई दोनों की 12-12 मिलकर 24 हो जाएगी। बाकी उनकी ऊंचाई और चौड़ाई उतनी ही रहेगी जितने की घन की थी पहले, 12 और 12, तो लंबाई हो जाएगी 24 और ऊंचाई और चौड़ाई रहेगी 12-12। अब एक घनाभ बन जाएगा, इसका आयतन अब तुम लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 48 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न तो हमने बहुत ज्यादा हल करवाए हैं, तो एक कर लेना। तीसरा प्रश्न दिया था, एक कमरे के फर्श की माप 4.8 मीटर गुणा
360 सेंटीमीटर है। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल है उस फर्श को पाट सकेंगे। मतलब कमरे की फर्श में टाइल्स लगाना है, कमरे की लंबाई चौड़ाई दी गई है, उसके बाद उसमें 1.2 मीटर भुजा की वर्गाकार टाइल लगाना है, तो कितनी टाइलें आएंगी। तो जो कमरे की लंबाई चौड़ाई दी गई है वो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, दोनों को सेंटीमीटर में बना लेना है। उसके बाद जो टाइल की वर्गाकार टाइल की जो भुजा वो मीटर में, उसको भी सेंटीमीटर में बना लेना है। उसके बाद तुम लोग उसकी संख्या निकाल लोगे, हमें पता है इतना। इसके बाद एक तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। यदि तीनों भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है तो तीनों भुजाओं की लंबाई बताओ। इसमें क्या करोगे, भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5:7। इनको क्या करोगे, इनको तीनों भुजाओं को मानोगे कि एक भुजा है 3x, एक भुजा है 5x, एक भुजा है 7x। जब उसमें लिखा है तीनों भुजाओं का योग 60 है तो क्या करोगे, 3x + 5x + 7x बराबर 60 कर दोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। जब x की वैल्यू निकलेगी तो तीनों भुजाएं निकल आएंगी। इसके बाद पांचवा प्रश्न था, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो जब दिया है आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है, तो मान लेना कि चौड़ाई x है, तो लंबाई हो जाएगी 6/5x। ठीक है, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई की 6/5 गुनी है, तो चौड़ाई x हो जाएगी तो लंबाई हो जाएगी 6/5x। तो लंबाई चौड़ाई हो गई। अब परिमाप दिया है 132 मीटर, तो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, तो 132 बराबर 2 और लंबाई धन चौड़ाई की जगह पे यही हो जाएगा कि 6/5x + x, पर इनका करके यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिलेगी तो लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी, फिर उन दोनों का जब गुणा करोगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न था, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। कमरे में 4 दीवारें होती हैं, आमने सामने की दीवारों की लंबाई बराबर होती है, और मतलब जितनी इसकी इस तरफ की सामने की दीवार है वो सामने की होगी, जो साइड की होगी उसके सामने बाजू वाली मतलब सामने वाली भी उतनी ही लंबाई ऊंचाई की होगी। तो कमरे का जो ऊंचाई है वो तो बराबर ही रहेगी चारों भुजाओं के लिए। तो एक बार ऊंचाई का गुणा लंबाई के साथ करोगे तो 2 दीवारें निकलेंगी, मतलब एक दीवार निकलेगी, उसमें उतना ही और जोड़ देना या 2 का गुणा कर देना, तो 2 आमने सामने की दीवार निकल जाएंगी। एक बार चौड़ाई का गुणा ऊंचाई के साथ कर दोगे तो फिर वो दीवारें दोनों निकल आएंगी, उसमें 2 का गुणा कर दोगे तो दोनों दीवारों का निकल आएगा, फिर दोनों को जोड़ दोगे तो उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद तुम इसमें ये भी कर सकते हो कि इसको निकालने के लिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, 2 कोष्टक लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या ये भी कर सकते हो कि 2 गुणे ऊंचाई और अंदर कर दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा भी आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न था, एक कार 12 आदमी या 15 औरतें 20 दिन में पूरा करते हैं, वही कार 4 आदमी तथा 5 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह है कि 12 आदमी या फिर 5 औरतें 20 दिन में करती हैं, तो इसमें क्या करोगे कि 12 आदमी या 5 औरतें, तो आदमी को औरतों में कन्वर्ट कर लेना है, लिख देना 12 मैन = 15 वुमेन्स। जब इतना हो जाए तो 1 मैन = 15/12 वीमेंस। ठीक है, इसके बाद इस वाले में रख देना है कि 4 आदमी है तो 4 × 15/12। ठीक है, क्योंकि आदमी को अपन को औरतों के बराबर में बनाना है, प्लस 5 औरतें हैं, उसके हिसाब से ये पूरी औरतें निकल आएंगी तो फिर तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, जब नहीं बनेगा तो फिर कल बताना, तो मैं तुम्हें बोर्ड पे समझाऊंगा। तो ये थोड़ी सी एक हिंट दे रहे हैं। अगला था, ए किसी कार को 5 दिनों में, बी उसी कार को 10 दिनों में और सी 15 दिनों में करता है, तो उसके दोगुने कार को तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो पहले तो ये निकाल लोगे, तीनों का एक एक दिन का कार निकाल के तीनों को जोड़ोगे, उससे तुम्हारा ये निकलेगा कि तीनों उस काम को कितने दिन में करते हैं। फिर उसमें ये पूछा कि इसके दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो जितने दिन आए उसमें 2 का गुणा कर दोगे, क्योंकि जब कार्य बढ़ गया 2 गुना तो समय भी हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, तो जितने दिन आए उसमें 2 का गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 9:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर अनुपात 5:3 हो जाता है तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें कि दोनों संख्याओं को मान लेना कि माना एक संख्या 9x है, एक संख्या 4x है। ठीक है, उसके बाद दोनों संख्या में 7 जोड़ना है, तो कर देना है क्या, 9x + 7 बटे 4x + 7 = 5/3, मतलब 9x + 7 बटे 4x + 7 बराबर 5/3, और इसमें यहाँ से वहाँ करके कैंची गुणा करके x की वैल्यू निकल आएगी, तो वो संख्याएं निकल आएंगी। ठीक है,
अगला प्रश्न है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 8 वर्षों के साधारण ब्याज का जो अंतर है 300 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि 5 वर्षों और 8 वर्षों मतलब 3 वर्षों का अंतर हो गया और ब्याज का अंतर आया 300। ठीक है, तो यहां से तुम्हें पता ये चल गया है कि 3 वर्षों में 300 ब्याज मिलता है। ठीक है, अब दर दी गई है 10%, मूलधन भी दिया गया है, वो ब्याज दिया गया है 300, समय भी आ गया 3 वर्ष। यहां से तुम मूलधन निकाल सकते हो। मूलधन बराबर वही लगा देना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वहां से मूलधन को P लिख देना, बाकी सारी चीजें रख के वहां से तुम्हारा मूलधन निकल आएगा। यहाँ समय को 3 लिखना है, 3 वर्ष, क्योंकि समय का अंतर है 3 वर्ष, ब्याज का अंतर है 300। 3 वर्ष में 300 रुपये ब्याज आता है, इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सवाल को थोड़ा सा भी गौर से पढ़ लोगे तो तुम्हें आराम से सवाल बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न था 11 नंबर का, रुपये 3000 का 15% वार्षिक की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें क्या है, मूलधन दिया है, दर दी गई है, समय है 73 दिन। 73 दिन का निकालना है, तो दिनों का निकालने के लिए हमने बताया था क्या किया जाता है, तुम्हें पता होगा 73 बटे 365, क्योंकि पूरे साल में 365 दिन होते हैं। तो जब दिनों का निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, ऊपर जितने दिन का पूछा है वो बटे जितने साल में पूरे दिन होते हैं 365, तो 73 बटे 365 समय लिखोगे, बस वहां से निकल आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कितने समय में 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। इसके बारे में बताया ही हमने कि दर निकालने का समय n गुनी हो रही है, तो क्या करना है n-1, ठीक है, इंटू 100 करके और बटे में जो दर दी गई है वो कर देना है। 6 चौके 24 1 25 बटे 4, 4 ऊपर चला जाएगा, काट देना है, तुम्हारा समय निकल आएगा। ठीक है, अगला है किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:6, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। तो मान लेना कि वस्तु का क्रय मूल्य 5x और विक्रय मूल्य 6x। ठीक है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य कम होता है तो लाभ होता है। तो लाभ निकल आएगा कितना, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दोगे 6x - 5x इक्वल टू आ जाएगा x। ठीक है, उसके बाद तुम्हें निकालना है लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो ये कर देना तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न है 800 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये अपने आप लगाओगे। 6 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है। ठीक है, तो बता 7वीं संख्या क्या होगी, मतलब पहली संख्या 6 थी, अब एक और जोड़ दी तो 7 हो गई, उनका औसत दिया है, जब 7 हो गई तो कितना औसत दिया है, योग कर लेना, निकाल लेना, ये ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। 16वें सवाल को हल करना है, कर लेना, खूब अच्छे से प्रश्न बताए हैं। 17वां प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5 जोड़ने पर 16, 24, 30 और 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः या विभाजित हो जाए। इस ये वाले प्रश्न भी बहुत अच्छे से बताएं, इसमें कोई भी हिंट नहीं दूंगा। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए, ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब दो संख्याओं का योग कोई संख्या है उसमें से किसी एक को निकालना है तो तुम समझते हो, जैसे 3 धन 2 बराबर 5 होता है, अगर 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से है, 10 में ज़्यादा हिंट में नहीं दूंगा। अगला प्रश्न है 45 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होगा, ये भी नहीं बताऊंगा, बहुत सरल प्रश्न है, अपने हिसाब से देखना है। अगला लिखा है कि 10,000 की घात 0 का मान क्या होगा, ये भी बताया था हमने, किसी भी चीज़ पे अगर 0 की घात होती है तो उसका मान क्या होता है, ये भी नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न है किसी शहर में 53% हिंदू हैं, 39% मुसलमान हैं एवं शेष अन्य धर्म के लोगों की संख्या 1256 है, तो शहर में हिंदुओं की संख्या मुसलमान से कितनी अधिक है, ये बताना है। मतलब दो लोगों का प्रतिशत दिया है, तीसरा अपने आप प्रतिशत निकाल लोगे, जो बचा हुआ प्रतिशत होगा वो अन्य धर्मों का होगा, उनकी संख्या दी गई है, तो पूरे में से क्या करोगे, हिंदू घटा दोगे, मुसलमान घटा दोगे। ठीक है, तो बराबर में जो अन्य धर्म की संख्या आएगी वो आ जाएगी, या ऐसा नहीं करना है तो अन्य धर्म का प्रतिशत पता चल गया, उनकी संख्या पता चल गई, तो सीधा लिख देना x का जितने प्रतिशत जो अन्य धर्म के बचे हैं इक्वल टू जो उनकी संख्या दी गई है वो कर देना, यहाँ से x निकल आएगा। ठीक है, जब x निकलेगा उसका 53% निकालोगे, हिंदू की संख्या निकलेगी, उसका 39% निकालोगे, मुसलमान की संख्या निकलेगी, फिर उस दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो ये सारे जो 21 प्रश्न हमने आज के पेपर में दिए हैं, जो मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से, इन सारे प्रश्नों को लगाना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, तो तुम्हें ये सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। ऐसा मैं केवल 2-3 दिन करूंगा कि जिससे तुम लोगों को थोड़ा प्रश्नों को समझने में आसानी हो, क्योंकि जो सवाल किताब में दिए गए हैं मॉडल पेपर, उसमें उतने अच्छे प्रश्न नहीं दिए गए हैं जितने अच्छे मैं बनाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा कठिन प्रश्न बनाना चाहता हूँ, थोड़ा घुमावदार प्रश्न की, जब तुम लोग परीक्षा में थोड़े अजीब से प्रश्न देखो, थोड़ा बड़े प्रश्न देखो या थोड़ा घुमावदार प्रश्न देखो, तो तुम्हें ये ना लगे कि हमारे सर जी ने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है।
ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा अजीब अलग टाइप के प्रश्न, अजीब टाइप जो तुम्हें अजीब लगेंगे, प्रश्न बिल्कुल सरल है, तुम लोगों को हो सकता है अजीब लगे अगर नहीं दिमाग चलाओगे तब। ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात को ख़त्म करता हूँ। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम लोग इसको पास कर सकते हो। तुम्हारे जैसे ही बच्चे निकलते हैं नवोदय में, कोई कहीं बाहर से नहीं आते हैं, निकाल सकते हो अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हो, हमारा भी नाम रोशन कर सकते हो। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।